आज का विषय ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखी क्या है हम पहले से जाने। ज्वालामुखी एक ऐसी प्रघटना जिसे हमने पहले ही बता चुके कि पृथ्वी के 3 परतें थी। पहली परत थी जिसे हम भूपरपट्टी बोलते हैं, क्रस्ट, फिर था मेंटल, और तीसरी थी क्रोड यानी कोर, आंतरिक भाग। पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे ज्यादा लावा जिसे हम मैग्मा बोलते हैं, और वो क्या करता है उसमें फ्यूजन होता रहता है। तो मौका लगते ही उसको बाहर निकलना ही हम ज्वालामुखी बोलते हैं। जो अच्छे से निकल आता है तो उसे ज्वालामुखी, और नहीं निकल पाता है तो वहां पर भूकंप। अगर वही समुद्र में आता है तो उसे हम सुनामी का भी नाम देते हैं। अब बात करें हम ज्वालामुखी, क्योंकि जैसा कि हमारा विषय है तो अब हम इस पर बात करेंगे। ज्वालामुखी है क्या? ज्वालामुखी की क्रियाएं अंतर्जाल बलों के कारण होने वाली वो आकस्मिक और प्राकृतिक प्रघटना, अचानक से होने वाली और नेचुरल, जो प्राकृतिक हैं, जो हम इंसानों के द्वारा नहीं, जो खुद से खुद हो, उसे हम प्राकृतिक बोलते हैं। अचानक से प्राकृतिक प्रघटना है जिसके अंतर्गत विस्फोट के साथ साथ उसमें से कुछ निकलता है। जैसे जितने भी खनिज हैं वो सारे, जैसे लावा के अंदर जलवाष्प, गैस, राख और ज्वल खंडसिम पदार्थ, ठीक है, लैपली जैसे मटर के दाने आकार के जो होते हैं वो ज्वालामुखी बम निकलते हैं, यानी विस्फोट हो जाता है। अब ज्वालामुखी से निकलने वाली फायदे क्या हैं? जैसे कि आप जो भी समझ सारी चीज देखते हैं उसमें, जैसे लोहा हो, प्लास्टिक हो, बहुत सारी धातुएं हों या बहुत सारे खनिज हैं, वो सब के सब कहाँ से निकलते हैं? भूगर्भ से निकलते हैं। और भूगर्भ से निकालने का कार्य करता है ज्वालामुखी। तो हम उसी आज बात ज्वालामुखी की करेंगे। ज्वालामुखी में क्या क्या और कितना क्या कुछ निकलता है। तो ज्वालामुखी से निकलने वाली बात करें तो उसमें कुछ गैसें निकलती हैं। गैसों में ऑक्सीजन छोड़कर बाद बाकी सारी गैसें उसमें उपस्थित होती हैं, जिसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन, आर्गन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिर्फ ऑक्सीजन छोड़कर बाद बाकी सब गैसों का निर्माण होता है। हमारे जो ये वोल्केनो हैं वो कई प्रकार के होते हैं, गैसी, धुआंरे और कोल्डेरा टाइप, और दरारी, सील, फ्यूजर वोल्केनो, डमी वोल्केनो, बहुत सारे वोल्केनो हैं जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत प्रकार के ये हमारे वोल्केनो हैं। अब वोल्केनो होता है उसके हम पार्ट की बात कर लें, जो यानी कि किस किस से बना होता है या इसमें क्या क्या होता है। जो भी आपको ये पर्वत दिख रहा है ये तो हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा ये पर्वत लावा से बहकर, जो लावा बह बहकर निकला उससे हो गया। लेकिन इसमें से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सिंडर किसे कहते हैं। अभी हम बताएंगे। उसमें जो आपको जो मेन बेल्ट लग रही है इससे बोलते हैं मेन बेल्ट। और उसके बाद में जो इधर से जो दरारें से निकल रही है उससे बोलते हैं हम सेकेंडरी बेल्ट। उसके बाद जो इसका कीपकार मुंह है गोल, उससे हम बोलते हैं क्रेटर। अच्छा, उसके बाद जो निकल रहा है इसमें गैस है और जो धुआं निकल रहा है इसके साथ सबसे ज्यादा मात्रा होती है, उसे बोलते हैं राख, आस। और जो अंदर भरा पड़ा है ये चेम्बर, उसे हम बोलते हैं मैग्मा चेम्बर। और जिसमें भरा हुआ है उसे बोलते हैं हम मैग्मा। जो यहाँ पर बहकर चल रहा है उसे हम बोलते हैं लावा, लेयर ऑफ लावा और राख की राख और लावा। अंदर है पृथ्वी के तब तक तो वो आपका मैग्मा है, जैसे ही बाहर निकलकर काम करेगा तो वो कहलाएगा लावा। अच्छा, लावा के साथ अगर जो राख की मात्रा ज्यादा है तो वो चट्टान बनाएगा, मतलब पर्वत की तरह बनाएगा। लेकिन राख कम है तो वो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो वो क्या बना लेगा? मतलब पठार बना लेगा, इस टाइप बना लेगा पठार, ठीक है। अगर उसके पास ज्यादा रेखा तो वो क्या बना लेगा? पहाड़ी बना लेगा, ठीक है। तो जैसे दक्कन का पठार है भारत में, या बहुत जगह अन्य देशों में जो पठार है हम सबको बताएंगे। उन पठारों निर्माण जिन लावा में राख कम आई तो वो दूर दूर तक फैल गए और बाद में सूख गए तो पठार बन गए। अगर उसमें राख थी तो चट्टान बन गई, जिससे पहाड़ बने। दरारी कहीं अगर भूकंप आया है, वो ज्वालामुखी फटा हुआ है दरारी वोल्केनो, तो वहां पर बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं बन गई, जैसे अरावली की पर्वतमालाएं, विंध्याचल की हैं, सतपुड़ा की हैं। तो लंबी रेंज में जो बनी है वो सब की सब दरारी वोल्केनो से बनी हुई हैं। जो भी पृथ्वी पर हिमालय को छोड़कर पर्वत दिखते हैं वो सब कहीं ना कहीं वोल्केनो से
बने हुए हैं। ठीक है, अब तो वॉल्केनो ऐसे नहीं हर 2 साल बाद फट जाए, ऐसा नहीं, हजारों करोड़ों वर्षों में कहीं ये बदलाव होते हैं पृथ्वी में। अब बात करें हम लावा, जो अंदर से निकल के आया बहकर चला, वो भी 2 प्रकार का होता है, एक क्षारीय एक अम्लीय। मैंने जैसा कहा जिसमें राख ज्यादा होती है और एक में राख कम होती है। इनके बारे में जान लो, 2 प्रकार के लावा हैं, एक क्षारीय एक अम्लीय। सबसे पहले तो अम्लीय की बात कर लें। अम्लीय लावा यानी फेल्सिक लावा जिसे बोलते हैं, इसमें फेल्सपर और क्वार्टज यानी कि इस लावा में सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है, लगभग 65 से 85%। लावा गाढ़ा तथा चिपचिपा होता है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इस लावा का तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है और ऐसा लावा विस्फोटन के साथ बाहर निकलता है। ऐसे लावा से ऊंचे ज्वालामुखी शंकुओं का निर्माण होता है। मतलब क्या है, इसमें राख ज्यादा होती है यानी कि सिलिकॉन ज्यादा होता है, तो ये निर्माण इस प्रकार का कर लेता है, पर्वत जैसा। कैसा कर लेता है? पर्वत जैसा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रायोलाइट बोलते हैं, जैसे जो पर्वत बनाता है उसे हम रायोलाइट बोलते हैं। दूसरा है क्षारीय लावा, इसमें जो सिलिकॉन की मात्रा 45 से 55% है, मतलब ये ढह जाता है। ऐसे मान लो अपने घर पे जो घी होता है, ठंडा घी होता है तो वो चट्टान बना लेता है, जो गर्म घी होता है वो फैल जाता है। चट्टान तो सूखेगा तो वो भी ठंडा के, तो यही होता है। तो ये लावा पतला और तरल होता है, लावा कम विस्फोट के साथ निकलता है। इस प्रकार लावा द्वारा मैदान और पठारों का निर्माण किया जाता है। जो अभी पठार हम अपने भारत में देखते हैं, तो जो पठार भारत बने हैं वो हमारे कौन से लावा से बने हुए हैं? तो वो हमारे क्षारीय लावा से बने हुए हैं। मैग्नीशियम प्लस फेरम ये इसमें पाया जाता है ज्यादा, इसे क्षारीय लावा बोलते हैं। ज्वालामुखी के उद्गार के प्रकार कितने हो सकते हैं? वो 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार, एक केंद्रीय है और एक दरारी है। 2 प्रकार से हमारा ज्वालामुखी फटता है। तो एक तो केंद्रीय का मतलब होता है जो बीच में फटता है, जैसे मैं दिखा दूं, जिससे पहाड़ियां बनती हैं। ठीक है, और जो दरारी होता है उससे मतलब है पर्वतमालाएं बनती हैं, मतलब लंबी रेंज में। जैसे मैंने पहले ही बता दिया, जैसे सतपुड़ा है, विंध्याचल है, अरावली है। अरबों खरबों साल, 5 मिलियन बिलियन साल पहले कहीं दरारी लावा चला था यहाँ पर। दरारी मतलब भूकंप, वो ज्वालामुखी, उससे ये पहाड़ियों के निर्माण हुए, मतलब पर्वतमालाओं के। अगर बात करें इनके कितने प्रकार के ये ज्वालामुखी होते हैं, तो होते हैं वो 3 प्रकार के। पहला प्रकार होता है उसका एक्टिव यानी सक्रिय, जिसे हम बोल सकते हैं जीवांत बोल सकते हैं या एक्टिव बोल सकते हैं। इसका मतलब है ये फुल जोर पर चल रहा होता है, इसमें बरकरार नीचे से मैग्मा होकर और लावा के रूप में बह रहा होता है। ये तो हो गया एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा होता है प्रसुप्त, यानी कि पहले चला था, उसका चैम्बर आधा खाली हो गया है, अब ये चैम्बर कभी भरेगा तो फिर से दोबारा चलने लग जाएगा। फिलहाल अभी शांत है, तो अभी चला लेकिन अभी कभी भी चल सकता है, तो उसे प्रसुप्त बोलेंगे। और उसके बाद में बात करें, बिल्कुल पूरी तरह से वो उसका चैम्बर खाली हो गया हो, तो उसे बोलेंगे हम शांत या मृत। ये हो गया जीवांत और ये हो गया मृत, मतलब पूरी तरह से खाली हो गया, कभी भी नहीं चलने वाला, उसे क्या बोलेंगे हम? मृत या शांत ज्वालामुखी। ठीक है, तो 3 प्रकार थे हमारे, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत। 3 प्रकार के हमने क्या पढ़े? ज्वालामुखी पढ़े। प्रकार कई होते हैं, दरारी, सिलेंडर टाइप आता है, कई प्रकार के ज्वालामुखी, सबके बारे में चर्चा कर लेंगे हम बारी बारी से। ज्वालामुखी की स्थलाकृति क्या होती है? तो इसमें कई, स्थलाकृति का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी कितने प्रकार से हमको देखने को मिलेगा। वो हमें 5 प्रकार से मिलेगा। पहले तो हम इनके नाम देख लें, बैथोलिथ, लेकोलिथ और लेपोलिथ, और उसके बाद में है आपका फेकोलिथ। ये 4 से 5 प्रकार है, इनको मैं दिखा देता हूं। अंतर्वेदी का मतलब है अंदर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। बैथोलिथ है, जो मैं फोटो के माध्यम से सिखाऊंगा। जो बैथोलिथ है वो मैग्मा भंडार के ठीक ऊपर मैग्मा के गुबादाकार रूप में जमने से बैथोलिथ का निर्माण होता है। लेकोलिथ, ऊपर उठता हुआ मैग्मा समतल गुंबादार रूप से जमता है, तो उसे लेकोलिथ कहते हैं। यह बाहर नालिका के माध्यम से मैग्मा भंडार से जुड़ा होता है। लेपोलिथ, ऊपर उठा हुआ मैग्मा तस्तरी के रूप में जम जाता है, तो इसे लेपोलिथ का निर्माण होता है। अगला है फेकोलिथ, तो ये ऊपर उठा हुआ मैग्मा लहरदार रूप से जमता है और इसे हम फेकोलिथ का निर्माण कहते हैं। अब देखते हैं इसके आ गया। अब इसकी बात करें जिसकी हम बात कर रहे थे,
अंतर्वेशी ज्वालामुखी। देखो सबसे पहले में था बैथुल जो आराम से बैठा हुआ है नीचे, जिसे हम मैग्मा चैम्बर बोलते हैं। और लेपोलिथ होता है जो नीचे से उठकर आ गया है और ऊपर कहीं बीच रास्ते में कहीं बैठ गया है। और उसके बाद लेगोलिथ कहते हैं कि बहुत दूर तक चला जाए, ऊपर जाके प्लेट की तरह बन गया है, बिल्कुल क्रस्ट के ऊपर, बिल्कुल की पूरे क्रस्ट के ऊपर आके वो लेगोलिथ है। हेगोलिथ मतलब पूरी तरह से बाहर निकल चुका है। और उसके बाद में डायक उसे बोलते हैं जो मेन बेल्ट होती है, जो उसके बाद जो सेकेंडरी बेल्ट गई होती है उनको हम क्या बोलते हैं, डायक। और उसके बाद सिल बोलते हैं, जो मेन बेल्ट होती है उससे हम क्या बोलते हैं, सिल बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया पूरा ज्वालामुखी का, जिसकी मैं बात कर रहा था। क्या बोलते हैं, सेंटर। सेंटर का मतलब होता है इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेना, इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेंटर या शंकु टाइप। किस टाइप हो जाएगा, शंकु टाइप। उदाहरण के लिए ऐसे ले सकते हो जोरेलो, जो मैक्सिको में है। उदाहरण के लिए जोरेलो ले सकते हो। जोरेलो का मतलब है, जोरेलो एक ज्वालामुखी है जो कहां पर है, मैक्सिको में। ये तो हो गया तुम्हारा। और बाद में आता है अम्ली। अम्ली तो हमने बता दिया आपका। कालडेरा की बात करें तो कालडेरा क्या होता है, जैसे एक ज्वालामुखी था, नीचे से आने से पहले उसमें से गैस निकल जाती है। तो मान लो ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर इतनी जगह पर गैस निकल जाए, उतनी जगह क्या हो जाए, धस जाए, इतनी जगह धस जाए। जैसे वहां पर अपने यहाँ पर लोनार है जैसे महाराष्ट्र में, तो कालडेरा का रूप अच्छा माना जा सकता है क्योंकि वहां पर जगह धसी हुई है। लोगों का मानना तो ये भी है तो ऊपर से कोई एस्ट्रॉइड गिरा था, लेकिन हमारा मानना ये है हो सकता है कालडेरा को ज्वालामुखी रहा हो, और जो एस्ट्रॉइड गिरता है तो कहीं ना कहीं तो दिखता, कालडेरा की वजह से वो बैठ गया हो। अपने आप पर नहीं होता, जैसे बोरिंग टाइप वगैरह बैठ जाते हैं कभी कभी, तो कालडेरा उसे बोल देते हैं, ठीक है। जैसे टोबा झील है इंडोनेशिया में, तो कालडेरा का सबसे अच्छा उदाहरण है। विश्व की सबसे बड़ी झील कालडेरा ही है, जो कि टोबा झील है। क्रेटर मिलकर कई कालडेरा का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये भी कालडेरा था, कालडेरा ज्वालामुखी। उसके बाद एक और ज्वालामुखी होता है, उसका नाम है क्रेट। वो ज्वालामुखी का एक भाग होता है क्रेटर। क्रेटर का मतलब होता है, मैंने पहले जो भाग की चर्चा कर दी है वही है। जैसे ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के ऊपर वाला जो मुंह होता है, ऊपर वाला जो एक गड्ढे की तरह, जब ज्वालामुखी बंद हो चुका होता है उसे हम बोलते हैं क्रेटर। अब इसमें ऊपर से पानी भर जाए तो इससे हम क्या बोलेंगे, क्रेटर झील बोलेंगे। और उसके बाद प्लग की बात करें, प्लग, तो प्लग क्या होता है, जो ये जुड़ा होता है जिससे मेन बेल्ट, उसे हम बोलते हैं प्लग। इस टाइप का होता है, इस टाइप का प्लग। यहाँ से जो ज्वाला मैग्मा जा रहा होता है उसे हम प्लग कहते हैं, ठीक है, प्लग। अरे बैक का भी प्लग होता है वैसे ही। ज्वालामुखी पर्वत की बात करें, ज्वालामुखी पर्वत कहाँ कहाँ हमको देखने को मिलेंगे, तो जैसे फ्यूजियामा, फ्यूजीसान, ये दोनों के दोनों जापान में है, तो ये भी ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पठार की बात करें विश्व लेवल पे, तो यहाँ पर जैसे ओल्ड पेंथफॉल गीजर और एलोस्टोन नेशनल पार्क, ये सब के सब पर्वत और ज्वालामुखी पठार हैं। दक्कन का पठार है अपने यहाँ पर, ये सब कैसे पठार है। जैसे मैंने बताया ना, जैसे कहीं ज्वालामुखी ज्वाला मतलब जो लावा है, लावा पूरी तरह से फैल जाए, मतलब राख कम है तो वो फैल जाएगा, तो वो हो जाएगा पठार। और जो जम जाए वो क्या हो जाएगा, पर्वत बन जाएगा, ठीक है। 10,000 अब बात करते हैं गैसीय पदार्थ क्या करने रख सकते हैं, तो सबसे ज्यादा निकलता है जलवाष्प। गैसों में गैस हैं अन्य, और सबसे ज्यादा जलवाष्प है। तरल पदार्थ की बात करें निकलेगा तो लावा, और दोनों प्रकार का हो सकता है, अम्लीय और क्षारीय। ठोस पदार्थ में बात करें तो इसमें सूक्ष्म धूलकण और ज्वालामुखी राख निकलती है। लेपली क्या है, तो मटर के दाने के आकार के जो अंचे से निकलते हैं वो होते हैं, ज्वालामुखी बम बोलते हैं। जैसे टेफ्रा, विस्फोटक ज्वालामुखी उद्भव के दौरान हवा में उछलने वाले टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, टेफ्रा। क्योंकि जब विस्फोट हो रहा है तो बहुत से कंकड़ पत्थर ऊपर को उड़ते हैं हवा में, जब वो उड़ते हैं दूर दूर तक गिरते हैं उनको हम टेफ्रा बोलते हैं। ये भी कभी पूछा गया है। सक्रिय ज्वालामुखी जो अभी चल रहा है, वर्तमान चल रहा है और फ्यूचर में कई सालों तक चलेगा, उसे हम सक्रिय बोलते हैं। जैसे इसके बैरन द्वीप में, भारत में बैरन द्वीप है, स्टोमवॉली इटली में, ये वहाँ चल रहे हैं। सुषुप्त वो हैं जो कई वर्षों से बंद पड़े हैं, आगे चलने की संभावना है। जैसे नारकोंडम भारत का है और विसुवियस इटली का है, ये सुषुप्त के उदाहरण हैं। मृत ज्वालामुखी वो हैं कि जो शांत हो चुके हैं, उनका अंदर जो माल पानी है वो खत्म हो चुका, जैसे कंगांगुआ दक्षिण अमेरिका का और फोपा म्यांमार में। उद्गार के आधार पर दो प्रकार के थे, दरारी और केंद्रीय। अब
बात करेंगे हम अपना जो पढ़ लिखे हैं वो उस रिवीजन की। ज्वालामुखी जैसे मैंने कहा था सब तरह की गैसें निकलती हैं और इन गैसों में जैसे क्रेटर जो कप के आकार के ऊपर वाला जो हिस्सा तो क्रेटर होता है, मैग्मा मतलब जो नीचे होता है अंदर इसके अंदर वो होता है मैग्मा, जो बहरा होता है वो लावा होता है, और जो बीच की मेन बेल्ट होती है उसे हम सिंडर बोलते हैं। ठीक है, तो जिसमें नीचे जो भरा हुआ वो मैग्मा, निकला वो लावा, ऊपर राख, और इसमें जो टेफ्रा मतलब जो कंकड़ पत्थर गिर रहे हैं वो टेफ्रा कहलाए जाते हैं। अगर बात करें ज्वालामुखी प्रकार तो 3 प्रकार जैसे मैंने बताया, सक्रिय, प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी सबसे ज्यादा कहाँ आते हैं, तो वो आते हैं जैसे मैंने बताया सबसे पहले जब आंतरिक संरचना पढ़ा रहा था कि पृथ्वी थी एक, ये पृथ्वी, यहाँ पर सब ध्यान दें तो यहाँ पर कुछ सागर भी थे, जैसे ऊपर पृथ्वी और सागर ऐसे था, यहाँ पर मान लो ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो मोटाई अब ये है नीचे वाले ऊपर वाले क्रस्ट की तुम्हारी मोटाई, तो सबसे ज्यादा मोटाई कहाँ पर थी, जहाँ पर हमारी जमीन है यानी पृथ्वी का मतलब जहाँ पर निवास है जो स्थल एरिया है वहां पर सबसे मोटाई थी, और सबसे कम कहाँ थी, महासागरों में। अब महासागरों में कम थी इसीलिए जो नीचे से आता है ना धमक देता है यूं करके लावा यानी मैग्मा, वो तो धमक देता है, तुम धमक यहाँ देता है तो यहाँ तो क्या आएंगे, भूकंप आएंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि पहली बार झटका दिया, दूसरी बार दिया, 3 झटके, कभी न्यूजों में आता भी है कि 2 झटके आए, 3 झटके आए, 4 झटके आए, मतलब उसने इस धरती को फोड़ने की कोशिश की लेकिन फूट नहीं पाई, वो शांत हो जाता है, फिर बढ़ता है इधर उधर। तो फिर जब सागर में फोड़ेगा तो यहाँ पर है मोटाई कम, से फटाक से फूट जाएगा, आराम से फटाक से फूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पानी ज्यादा है ऊपर, नीचे मोटाई कम है। अब आराम से फूट जाएगा तो ज्वाला वो टापू बना देगा। ठीक है, अगर टापू नहीं बनाता है, वो फूट नहीं पाया, तो यहाँ से सुनामी उठा देगा, सागर से महासागरों से क्या उठा देगा, सुनामी उठा देगा। यहाँ तो भूकंप और यहाँ पर सुनामी उठा देगा। अब वो सागरों में सबसे गहरा सागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे गहरा है, इसीलिए यहाँ पर भू स्थल आकृति जो है वो क्या है, परत नीचे पतली है, तो आराम से फूटते कहाँ रहते हैं, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर कहाँ से कहाँ तक लगता है, तो यहाँ से आप ऑस्ट्रेलिया से ऊपर से देखोगे तो ये चलता है, जापान इंडोनेशिया वगैरह होते हुए, और ये यहाँ से अलास्का से होते हुए और अमेरिका के पश्चिम से होते हुए और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में, ये हो गया आपका प्रशांत महासागर। इसीलिए इससे बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, प्रशांत महासागर में। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ फूटते हैं, प्रशांत महासागर में। सबसे ज्यादा गहरा कौन सा है, प्रशांत महासागर। तो खतरा भी कहाँ पर होगा, प्रशांत महासागर में, क्योंकि पतला मिल जाता है, ज्वालामुखी को फटने में आराम होता है, समझ गए। इसीलिए सबसे ज्यादा कहाँ पर फूटते हैं ज्वालामुखी, प्रशांत महासागर में। ये इसलिए इंपोर्टेंट था क्योंकि हम पीछे वाली क्लास में बता चुके थे, यहाँ पतला होता है वहां ज्वालामुखी आराम से आ जाता है। ठीक है, अब विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी है उनको बात करते हुए चले। जैसे सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, पूछ लिया जाता है, कई पूछ लिया गया, मैं क्वेश्चन दिखा भी दूंगा। किलायू हवाई द्वीप पर है और इसकी लोकेशन कहाँ है, तो ये है आपका ऊपर वाला कनाडा और नीचे अमेरिका, यूएसए के जस्ट सामने पश्चिम में। तो ये यहाँ पर किला हवाई द्वीप पे जो किला हुआ है वो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है विश्व का। अब इसमें पूछा जाता है विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी में अमेरिका में कौन कौन से हैं, जैसे किलायू हवाई द्वीप पर है, मनोलवा वो भी हवाई द्वीप पर, और सेंट हेलेंस ये अमेरिका के प्रमुख हैं। मैं पूरी लिस्ट लगाऊंगा अभी। अब बात करें इटली के कौन कौन से हैं, तो एक है प्रसुप्त यानी विसुवियस। इसे याद करने का एक तरीका है मेरे पास। जब आदमी टली हो जाता है तो क्या करता है, सू यानी सुसु, तो सू से विसुवियस, और टली होते हैं यानी इटली। एटना इसमें टा आ रहा है, इसमें भी टा आ रहा है, इसलिए इटली का एटना ये सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी है। कहां पर है ये, इटली पर है। स्ट्रोम्बोली इसमें भी टा आ रहा है, तो ये भी क्या है, यानी सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है, इटली में। जो स्ट्रोम्बोली है इसे हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर फूटता रहता है, फ्यूजन करता रहता है, इसलिए यहाँ पर चमक बनी रहती है भूमध्य सागर में, इसलिए भूमध्य सागर का कहते हैं लाइट बोलते हैं, या फिर भूमध्य सागर के इसके प्रकाश पुंज बोलते हैं या प्रकाश स्तंभ बोलते हैं, कई नामों से इसे जाना जाता है। अगर बात करें हम इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया में पड़ते हैं क्राकाटोआ और माउंट मेरोपी और क्राकाटोआ दोनों कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। ऐसे ही कोटोपैक्सी, ये जो इक्वाडोर का है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी,
पर्वत है। मतलब ये जो कोटोपैक्सी है एक विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, मतलब सबसे ऊंचाई पर पूछा जाए तो कोटोपैक्सी। ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है। सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, देखो सबसे सक्रिय पूछा जाए तो कलायू है, ऊंचाई पर सबसे सक्रिय पूछा जाए तो ओजस डेल सलाडो है जो अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पर है। एकांगुआ ज्वालामुखी एंडीज पर्वतमाला पर है जो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है, ऊंचाई पर लेकिन शांत ज्वालामुखी एकांगुआ है। देवबंद कहां पड़ता है, ये ईरान में है। पोपा कहां पर है, म्यांमार में है। कलिमंजारो तंजानिया। माउंट एरबस या अंटार्कटिका इस महाद्वीप का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा और माउंट एसो, फ्यूजियामा जा रहा है इसमें भी जा रहा है तो फ्यूजियामा ऐसे कर लो, ये भी कहां पर है, जापान है। माउंट एसो भी कहां पर है, जापान में है। नारकोंडम ज्वालामुखी कहां पर है और बैरन ज्वालामुखी दोनों के दोनों भारत में है, अंडमान निकोबार पे है। तो बैरन भारत का एकमात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन ज्वालामुखी। ये लावा और जो चट्टान पिघलकर नीचे चली जाती है उसे हम मैग्मा कहते हैं। ज्वालामुखी के उद्गार के समय बहुत सारी गैस निकलती है, सबसे ज्यादा निकलती है तो जलवाष्प होती है, निकलने वाली सबसे ज्यादा जलवाष्प होती है। ज्वालामुखी के प्रकार 3 है, सक्रिय, सुषुप्त और मृत, जो कि मैं चर्चा कर चुका हूं। अब मैं इनकी लोकेशन की बात करूं रिवीजन के तौर पर, इनकी लोकेशन का है ऑन मैप। ये उत्तर अमेरिका था, उत्तर अमेरिका में यूएसए में एक रेनियर तैयार कर लीजिए और एक सेंट हेलेंस, ठीक है। और इधर अगर उनकी हवाई द्वीप की बात करें तो मनोलोआ और किलायू, इनकी विशेषता में बता चुका हूं, ठीक है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। अब मैं इक्वाडोर की बात करूं तो वहां पर कोटोपैक्सी है, और उसके बाद में अगर ओजस डेल सलाडो जो चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है। उसके बाद में अकांगुआ जो चिली में है, कैमरून अफ्रीका का है, ऐसे ही किलिमंजारो तंजानिया का है, मृत और शांत ज्वालामुखी है। एटना इटली में है, स्ट्रोम्बोली भी इटली में, इटली आपकी लोकेशन में ये है। विसुवियस भी इटली में है, सिसिली द्वीप पर पड़ता है। उसके बाद भारत में आ जाओ तो बैरन द्वीप और नारकोंडम दोनों के दोनों कहां पर है, बैरन द्वीप पर है नारकोंडम। और माउंट पिनाटुबो ये फिलीपींस का है, और फ्यूजियामा कहाँ जापान का है। ये जो मैं चर्चा कही थी पहले उसी की रिवीजन है। ज्वालामुखी के कप आकार के मुंह को क्या कहते हैं, जैसे मैं चर्चा की, जैसे ज्वालामुखी है ऐसे होता है, इसके जो ऊपर वाला मुंह होता है उसे हम बोलते हैं क्रेटर। क्वेश्चन दूसरा है, संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो मैंने कहा सबसे ऊंचा एक द्वीप था अमेरिका का, किलायू इसका नाम है। और ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है सबसे ज्यादा, तो वो है जापान में, क्योंकि जापान में ही तो पड़ता है, प्रशांत महासागर जापान में पड़ता है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कोटोपैक्सी, तो कोटोपैक्सी कहां पर है, ये इक्वाडोर में है। पृथ्वी के नीचे द्रवित सेल कहलाती है, तो द्रवित सेल का मतलब है जो पिघल चुकी है, उससे हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी है। एनडीए, एनएआरआरबी, एएसएम यानी असम राइफल, ये सब में पूछा गया है। लंबे समय तक शांत रहकर विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी कहलाता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, क्योंकि अभी शांत है। इनमें से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, वह स्ट्रोम्बोली सिसिली द्वीप पर इटली में। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर घेरा किस महासागर से संबंधित है, तो वह है प्रशांत महासागर, जिसकी मैंने अभी हाल ही में चर्चा की है। इनमें से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, सबसे ऊंचा पूछा है तो हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी। मोनालोआ उदाहरण है किसका, तो मोनालोआ है प्रसुप्त ज्वालामुखी क्षेत्र पठार या सक्रिय ज्वालामुखी। मोनालोआ है किसका, तो मृत ज्वालामुखी। यानी स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो वो है जागृत यानी एक्टिव ज्वालामुखी। अगर बात करें विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इक्वाडोर में। अगला क्वेश्चन है, मानोलोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, यानी हवाई द्वीप पर जो यूएसए में पड़ता है। माउंट एटना, एटना क्या है एक, तो ये एक ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, तो वो निकलती है, सही आंसर, जलवाष्प। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वह है किलायू। ज्वालामुखियों में से किस भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो वो है स्ट्रोम्बोली।
अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, तो वो है तंजानिया। फ्यूजियामा कहाँ पर है, तो ये जापान में। माउंट एटना कहाँ पर है, तो ये सिसिली द्वीप यानी सिसिली द्वीप इटली में है। इसका सही आंसर सिसिली द्वीप हो जाएगा। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो स्ट्रोम्बोली सही आंसर इसका हो जाएगा लिपारी द्वीप, और ये भी कहाँ पर है, इटली में है। इनमें से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, तो सक्रिय की बात करें तो एटना और कोटोपैक्सी 2 हो जाएंगे, 2 और 3 हो जाएगा। और इसकी सूची का मिलान करें तो इसकी तो करना पड़ेगा भाई, माउंट एटना सिसिली द्वीप पर, वेसुवियस इटली में, और एरेवियस रॉस द्वीप, और कोटोपैक्सी इक्वाडोर। ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखें, एक को 2 से सही सुमेलित कीजिए। माउंट रेनियर यूएसए, चलो ठीक है, और एटना इटली में है, और मैक्सिको में है पेरकुटेन, और ताल कहाँ पर है, फिलीपींस। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे, इनमें से भारत का सक्रिय ज्वालामुखी वैन द्वीप कहाँ पर है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। हमने ज्वालामुखी पढ़े। अगली क्लास होगी हमारी भूकंप की, जिसमें हम पढ़ेंगे भूकंप। भूकंप क्या है, हालांकि मैं भूकंप की जिक्र मैंने यहाँ पर भी किया है, और जल्द ही आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी अगली क्लास, क्योंकि कल होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।